नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ कि इस मुश्किल की घड़ी में आप लोग संभल कर और पूरे डिटर्मिनेशन के साथ आने वाले अच्छे टाइम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरी मानिए तो प्लीज़ अपनी कोशिश को जारी रखिए, क्योंकि कोशिश और आशा रखने वालों की कभी हार नहीं होती। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने लीव रूल्स में अनऑथराइज्ड एब्सेंस, ओवरस्टे ऑफ लीव और काफ़ी सारे नियमों के बारे में भारत सरकार के निर्णयों के साथ आप लोगों को जानकारी दी थी। आप लोग ऊपर दिए हुए इस आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को एफआरएसआर जनरल रूल्स के नियम 28 और 29 से अवगत कराऊंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट नियम हैं और ज़्यादातर ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन में किसी कर्मचारी को पनिशमेंट देने के बाद उसका वेतन निर्धारण कैसे किया जाए उसके बारे में जानकारी देता है। पनिशमेंट्स जैसे कि रिडक्शन टू लोअर ग्रेड और पोस्ट और रिडक्शन टू लोअर स्टेज इन टाइम स्केल, इसके अलावा भी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो में हैं, जो कि आप लोगों को जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए साथियों, मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे भविष्य की हर वीडियोस का अपडेट पा सके। और साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। आज का टारगेट है 1000 लाइक्स। और अपने दूसरे साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए साथियों, अब शुरू करते हैं अपना वीडियो। FR 27 राष्ट्रपति द्वारा जारी किसी सामान्य या विशेष आदेश के आधार पर यह कहा गया है कि एक प्राधिकारी किसी भी सरकारी कर्मचारी को उसके वेतन के टाइम स्केल पर समय से पहले वेतन वृद्धि प्रदान कर सकती है, अगर उसे उसी कैडर में समान पे स्केल पर किसी पद की रचना करने की शक्ति प्राप्त हो तो। भारत सरकार के निर्देश: समय से पहले वेतन वृद्धि के बाद भविष्य में वेतन वृद्धि को सामान्य तरीके से रेगुलेट करना। अग्रिम वेतन वृद्धि यानी एडवांस इंक्रीमेंट के मामले में आमतौर पर यही इरादा होता है कि अधिकारी उस तरह के वेतन वृद्धि के लिए वैसे ही हकदार हो जैसे कि मानो वो साधारण कार्य प्रणाली के हिसाब से स्तर की उस अवस्था तक पहुंच गया हो, और इसके विपरीत किसी विशेष आदेश के कमी के चलते उसे ठीक उसी पायदान पर रखा जाना चाहिए जैसे कि आमतौर पर इस तरह के उच्च अधिकारियों को रखा जाता है। दूसरा, समय से पहले दी जाने वाली वेतन वृद्धि को इंगित नहीं करना चाहिए। यह निर्णय लिया गया है कि सरकार किसी भी फंडामेंटल रूल्स के तहत कार्रवाई के कारणों के बारे में बताने के लिए तैयार नहीं है, वो भी तब जब उक्त नियमों में स्वयं ऐसी कोई शर्त या नियम नहीं है। तीसरा, बढ़े हुए प्रारंभिक वेतन को प्रदान करने के लिए शर्तें और डेलीगेशन ऑफ पावर्स। मौजूदा नियमों और आदेशों के तहत भारत सरकार के मंत्रालयों और संबंधित अन्य प्राधिकारियों यानी अथॉरिटीज को उन सभी पदों पर, चाहे वह अस्थायी हो या स्थायी, जिन्हें क्रिएट करने का अधिकार उन्हें प्राप्त है, उन सारी नियुक्तियों वाले पदों पर मौलिक नियम 27 के तहत अग्रिम वेतन वृद्धि यानी एडवांस इंक्रीमेंट देने की पूरी स्वतंत्रता है। सरकारी सेवा में प्रारंभिक नियुक्तियों के मामले में जिन पदों को वित्त मंत्रालय की सहमति से बनाए गए थे, उन पर प्रशासनिक मंत्रालय यानी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज अपने विवेकाधिकार से यानी डिस्क्रिशन से नीचे उल्लिखित शर्तों को ध्यान में रखते हुए उस पद के उच्च प्रारंभिक वेतन के लिए उस पद पर लागू वेतनमान को प्रदान कर सकता है, जो कि 5 चरणों या वेतन वृद्धि से अधिक ना हो। ए, जहां उचित माना जाए वहां उच्च प्रारंभिक वेतन का चरण उम्मीदवार की आयु, पिछले अनुभव, योग्यता और अंतिम प्राप्त वेतन के आधार पर होना चाहिए। उच्च प्रारंभिक वेतन देने का कारण इसकी मंजूरी के समय पूरी तरह से फाइल में दर्ज किया जाना चाहिए। जहां संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर यूपीएससी के परामर्श से प्रारंभिक नियुक्ति की जाती है, वहां उच्च प्रारंभिक वेतन को उन्हीं की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किया जाना चाहिए। संबंधित मंत्रालय उपयुक्त आदेश जारी करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दी गई शक्ति का उपयोग उपयुक्त वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया जाए। ये आदेश सरकारी कर्मचारियों के एक पद से दूसरे पद पर तबादले या पदोन्नति पर या पेंशनर्स के पुनः नियुक्ति के मामलों पर लागू नहीं होते। उनके लिए पहले वाले आदेशों के द्वारा ही विनियमित यानी रेगुलेशन किया जाएगा। अग्रिम वेतन वृद्धि यानी एडवांस इंक्रीमेंट प्रदान करने वाला सक्षम प्राधिकारी। स्थायी और अस्थायी पदों को रखने वाले व्यक्तियों को इस नियम के तहत अग्रिम वेतन वृद्धि देने के लिए सक्षम प्राधिकारियों से संबंधित स्थिति को निम्नलिखित पैराग्राफ्स में स्पष्ट की गई है। प्राधिकारी जो एक पद स्थायी हो या अस्थायी बनाने के लिए सक्षम है, वह न केवल स्वयं ही शक्तियों के तहत बनाए गए पद के इंक्यूम्बेंट यानी पदाधिकारी को समय से पूर्व वेतन वृद्धि यानी प्री मैच्योर इंक्रीमेंट प्रदान कर सकता है,
बल्कि वह उच्च प्रशासनिक प्राधिकारियों या वित्त मंत्रालय की सहमति से बनाए गए समान वेतन पर समान कैडर में अन्य पदों पर नियुक्त लोगों को प्रीमैच्योर इंक्रीमेंट दे सकता है। एक सरकारी कर्मचारी का वेतन एक पद से दूसरे पद पर पदोन्नति यानी प्रमोशन या एक पद पर प्रारंभिक नियुक्ति होने पर FR 22 के प्रावधानों के तहत तय किया जा सकता है। यद्यपि यह एक सामान्य स्थिति है, यहाँ तक कि ऐसे मामलों में मंत्रालयों या फिर अन्य सक्षम प्राधिकारियों को FR 27 के प्रावधानों के तहत सरकारी कर्मचारी का वेतन उच्च पद के टाइम स्केल के किसी भी स्टेज में फिक्स करने का विकल्प होगा, बशर्ते कि संबंधित मंत्रालयों और प्राधिकारी समान वेतनमान में समान कैडर पर एक पद की रचना करने में सक्षम हैं। ऐसे मामलों में FR 22 के प्रावधानों की अवहेलना करने की शक्ति को पूरे विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और FR 27 के प्रावधानों को इतनी बार लागू नहीं करना चाहिए जिससे FR 22 केवल शून्यता की तरफ कम होता चला जाए। खुली भर्ती यानी ओपन रिक्रूटमेंट में बाहरी लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन में नियुक्त सरकारी कर्मचारी के मामले में वेतन निर्धारण संबंधित नियमों के तहत निर्धारित करना चाहिए। एक अधिवेशन यानी कन्वेंशन स्थापित किया गया है ताकि पद के न्यूनतम वेतन की जगह एक उच्च प्रारंभिक वेतन पर संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC द्वारा उम्मीदवार की नियुक्ति के सिफारिशों को नियुक्ति प्राधिकारी साधारणतः स्वीकार करता है और जहां आयोग को भेजा गया अनुरोध ऐसे उच्च प्रारंभिक वेतन वाले मामलों का ही हो। इस अधिवेशन के मद्देनजर ये आशा नहीं की जाती कि FR 27 के तहत प्रारंभिक वेतन किसी भी मामले में UPSC द्वारा दी गई सिफारिशों से अधिक प्रदान की जाए। अगर ये महसूस किया जाता है कि आयोग द्वारा सिफारिश की गई किसी भी मामले में कोई और उच्च प्रारंभिक वेतन होना चाहिए, तो ऐसे मामलों को फिर से आयोग यानी UPSC को भेजा जाना चाहिए और उनकी अंतिम सलाह को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। 5वां, ऐसे मामले जहां FR 27 की शक्तियों को नहीं लागू करना चाहिए। FR 27 के तहत शक्तियों के उपयोग की और भी समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि इन शक्तियों का उपयोग मंत्रालयों या अन्य सक्षम प्राधिकारियों द्वारा समय पूर्व वेतन वृद्धि यानी प्रीमैच्योर इंक्रीमेंट निम्नलिखित बिंदुओं के लिए नहीं किया जाएगा। मेधावी कार्य के लिए पुरस्कार के रूप में वेतन निर्धारण के किसी भी व्यक्तिगत मामले में वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई सलाह की अवहेलना करने पर, जहां परिस्थितियां असामान्य हैं वहां पर हुई कठिनाई के मामलों को छोड़कर अगर वेतन निर्धारण यानी पे फिक्सेशन को नियंत्रित करने वाले सामान्य नियमों की अवहेलना हुई है तो, अथवा पिछले पद पर प्रदान की गई स्वीकृत अनुलाभ यानी परक्विजिट्स, विशेष वेतन या फिर डेपुटेशन भत्ते का मौद्रिक समतुल्य यानी इक्विवेलेंट टू मनी को ध्यान में रखकर ये कहा जा रहा है कि किसी अन्य पद पर नियुक्ति पर प्रारंभिक वेतन निर्धारित करने पर इस तरह के मौद्रिक लाभ स्वीकार्य नहीं होंगे। ये आदेश FR 27 के उपयोग को प्रभावित नहीं करते हैं, जहां इन्हें विशेष रूप से पहले से मौजूद विशेष सरकारी आदेशों के तहत अनुमति दी जाती है। FR 28 वह प्राधिकारी जो सरकारी कर्मचारी को दंड स्वरूप उच्चतर से नीचे की श्रेणी या पद में तबादले का आदेश देता है, वह उसे जो उचित समझे कर्मचारी को वेतन प्राप्त करने की अनुमति दे सकता है और जो कि निम्न यानी लोअर श्रेणी या पद की अधिकतम सीमा से अधिक ना हो, बशर्ते कि इस नियम के तहत सरकारी कर्मचारी को मिलने वाला स्वीकृत वेतन उस वेतन से अधिक ना हो जो कि वह प्राप्त करता अगर नियम 22 और नियम 26 के क्लॉज B या क्लॉज C जैसा भी मामला हो, अगर इन नियमों को लागू किया गया होता तो। भारत सरकार के निर्देश, ग्रेड या पोस्ट में घटौती यानी रिडक्शन के बाद वेतन वृद्धि का विनियमन यानी रेगुलेशन। एक बार FR 28 में इंगित तरीके से निचले पद में वेतन तय हो जाने के बाद निचले पद में वेतन वृद्धि का रेगुलेशन सामान्य नियमों के तहत किया जाएगा, जब तक कि निचले पद में वेतन वृद्धि भी रोक नहीं दी जाती। FR 29(1) अगर सरकारी कर्मचारी का किसी दंड के फलस्वरूप उसके टाइम स्केल के निचले स्तर पर उसे रख दिया जाता है तो ऐसे दंड का आदेश वाला प्राधिकारी उस अवधि को भी निर्दिष्ट करेगा जिस अवधि तक यह दंड प्रभावी रहेगा और क्या बहाली पर इस घटाव की अवधि भविष्य की वेतन वृद्धि को स्थगित करेगी और यदि हाँ तो किस हद तक। दूसरा, अगर एक सरकारी कर्मचारी का दंड के फलस्वरूप निचली सेवा ग्रेड या पद या निचले टाइम स्केल में उसे घटौती कर दी जाती है तो ऐसे घटाव या रिडक्शन के आदेश देने वाला प्राधिकारी निम्नलिखित भी निर्दिष्ट करेगा। वह अवधि जब तक घटौती प्रभावी रहेगी।
यदि बहाली यानी रिस्टोरेशन पर घटाव की अवधि भविष्य की वेतन वृद्धि को स्थगित करने के लिए संचालित होगी, और यदि हाँ, तो किस हद तक, तथा क्या सरकारी कर्मचारी उच्च सेवा ग्रेड या पद या टाइम स्केल पर अपनी पुनर्स्थापना के बाद अपनी असल वरिष्ठता यानी सीनियरिटी फिर से उसी सेवा ग्रेड या पद या टाइम स्केल पर प्राप्त कर पाएगा जिसमें से उसे घटाया गया था? भारत सरकार के निर्देश। नियम 29 का दायरा। इस नियम का उपनियम एक समय पैमाने यानी टाइम स्केल पर एक निचले चरण में कटौती की अवधि के बाद रिस्टोरेशन के मामलों को शामिल करता है, और उपनियम 2 निचले ग्रेड या पोस्ट में कटौती यानी रिडक्शन की निर्दिष्ट अवधि के बाद रिस्टोरेशन के मामले से संबंधित है। इस नियम के तहत टाइम स्केल में निचले स्तर पर कटौती को केवल एक निर्दिष्ट अवधि तक होने का आदेश दिया जा सकता है। इसलिए इस तरह के घटाव के आदेश में प्राधिकरण को घटाव की अवधि को निर्दिष्ट करना जरूरी है। निचले पद या ग्रेड में कटौती या तो एक निर्दिष्ट अवधि तक रहेगी जिसमें उस अवधि को कटौती वाले आदेश में इंगित किया हुआ रहेगा, और या फिर अनिर्दिष्ट या अनिश्चित यानी अनस्पेसिफाइड और इनडेफिनेट अवधि के लिए रहेगा। बाद वाले मामले में उच्च ग्रेड या पद पर पुनः नियुक्ति पर सरकारी कर्मचारी के वेतन को सामान्य नियम के तहत विनियमित किया जाएगा, न कि FR 29 के तहत। दूसरा, टाइम स्केल के निचले स्तर पर कटौती यानी रिडक्शन। FR 29 के उपनियम 1 की सटीक व्याख्या के संबंध में संदेह व्यक्त किए गए हैं। यह निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत यानी क्लासिफाई किए गए हैं। एक सरकारी अधिकारी पर एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए प्रत्येक आदेश जो टाइम स्केल में निचले स्तर तक कटौती के आदेश निम्नलिखित को इंगित करता है: जिस तारीख से यह प्रभावी होगा और वर्ष और महीने के हिसाब से जिस अवधि के लिए दंड संचालित यानी ऑपरेशनल रहेगा। दूसरा, रुपए के संदर्भ में टाइम स्केल के किस स्तर तक सरकारी कर्मचारी का घटाव किया जाएगा, तथा ऊपर उल्लिखित एक के संदर्भ में वर्षों और महीनों के हिसाब से यदि कोई है तो अवधि किस हद तक संचालित रहेगा भविष्य की वेतन वृद्धि को विलंबित यानी पोस्टपोन करने के लिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि नियमों के तहत एक अनिर्दिष्ट अवधि यानी अनस्पेसिफाइड पीरियड के लिए या एक स्थायी मेजर के रूप में टाइम स्केल पर निचले स्तर पर रिडक्शन स्वीकार्य नहीं है। साथ ही जब एक सरकारी कर्मचारी को एक पर्टिकुलर स्टेज तक रिड्यूस किया जाता है, उसका वेतन रिडक्शन की पूरी अवधि तक स्थिर रहेगा। ऊपर उल्लिखित पॉइंट 3 के तहत निर्दिष्ट की जाने वाली अवधि किसी भी स्थिति में पॉइंट 1 के तहत निर्दिष्ट अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए। रिडक्शन की अवधि समाप्त होने पर सरकारी कर्मचारी का वेतन क्या होना चाहिए? ये प्रश्न इस प्रकार है। यदि रिडक्शन का असल आदेश यह कहता है कि रिडक्शन की अवधि भविष्य के वेतन वृद्धि को पोस्टपोन करने के लिए संचालित नहीं होगा, या फिर इस पॉइंट पर वह साइलेंट यानी मौन है, तो सरकारी कर्मचारी को उसी वेतन को प्राप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए जिसे वह अन्यथा साधारणतः प्राप्त करता अगर उसका रिडक्शन नहीं हुआ होता तो। यदि हालांकि रिडक्शन से ठीक पहले उसके द्वारा प्राप्त किया गया वेतन दक्षता बार यानी एफिशिएंसी बार से कम था, तो उसे FR 25 के प्रावधानों के तहत उस बार को पार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यदि असल आदेश यह निर्दिष्ट करता है कि रिडक्शन की अवधि भविष्य में मिलने वाले वेतन वृद्धि को एक निर्दिष्ट अवधि तक टालने के लिए ऑपरेट करेगा, तो सरकारी कर्मचारी का वेतन ऊपर उल्लिखित 1 के तहत तय किया जाएगा, लेकिन उस अवधि के ट्रीटमेंट के बाद जिसके लिए इंक्रीमेंट को पोस्टपोन किया गया है, क्योंकि उस अवधि में इंक्रीमेंट की गणना नहीं की गई थी। नोट: यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में वेतन के टाइम स्केल में रिडक्शन वाले दंड को लागू करते समय दंड वाले आदेश के संचालित यानी ऑपरेटिव भाग को नीचे दिए गए शब्दों में अंकित किया जाना चाहिए। आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप इस फॉर्मेट में दिए शब्दों को किसी जगह पर नोट करके रखें ताकि जरूरत पड़ने पर दंड देते वक्त इसी तरह से पनिशमेंट ऑर्डर लिखा जा सके। निचली सेवा ग्रेड या पद या निचले टाइम स्केल में रिडक्शन। FR 29 के उपनियम 2 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित ऐसा हर आदेश जिसमें सरकारी कर्मचारी को दंड स्वरूप निचले सर्विस ग्रेड या पद या फिर निचले टाइम स्केल में रिडक्शन किया गया है, उनमें निम्नलिखित इंगित रहेगा: जिस तारीख से यह प्रभावी होगा। उन मामलों में जहां रिडक्शन एक विशिष्ट अवधि के लिए लागू करने का प्रस्ताव है, और वर्ष और महीने के हिसाब से वह अवधि भी जिसमें यह दंड ऑपरेटिव रहेगा। यह भी ध्यान देना चाहिए कि रिडक्शन एक अनिर्दिष्ट यानी अनस्पेसिफाइड या फिर अनिश्चित अवधि के लिए भी हो सकता है, और उन मामलों में जहां दंड वाले आदेश में किसी भी अवधि को निर्दिष्ट नहीं किया गया है, वहां यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दंड
अनिर्दिष्ट यानी अनस्पेसिफाइड है। अगर वर्षों और महीनों के संदर्भ में यदि कोई सीमा दी गई हो जिसकी अवधि ऊपर उल्लिखित एक में है, तो वह नियम एक निश्चित अवधि पर दंड की बहाली यानी रिस्टोरेशन के बाद भविष्य में मिलने वाले वेतन वृद्धि को पोस्टपोन करने का काम करेगी। इस सब क्लॉज के तहत निर्दिष्ट अवधि किसी भी स्थिति में सब क्लॉज 1 के तहत निर्दिष्ट अवधि से अधिक नहीं होगी। दूसरा, जब सरकारी कर्मचारी को निचली सेवा, ग्रेड या पद या फिर निचले टाइम स्केल में रिडक्शन किया जाता है, तो चाहे वह किसी निर्दिष्ट या अनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो, उस निचली सेवा, ग्रेड या पद या फिर निचले टाइम स्केल में मिलने वाले वेतन का विनियमन यानी रेगुलेशन FR 28 के तहत किया जाएगा। जहां रिडक्शन की अवधि दंड के आदेश में निर्दिष्ट की गई है, संबंधित सरकारी कर्मचारी को निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर अपने पुराने पद पर स्वचालित यानी ऑटोमेटिकली बहाल कर दिया जाएगा। उन मामलों में जहां रिडक्शन की अवधि निर्दिष्ट रहती है, वहां सरकारी कर्मचारी की बहाली यानी रिस्टोरेशन पर उच्च ग्रेड या पद पर उसका वेतन कितना होना चाहिए, उस प्रश्न पर निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं। यदि रिडक्शन का असल आदेश यह कहता है कि रिडक्शन की अवधि भविष्य के वेतन वृद्धि को पोस्टपोन करने के लिए संचालित नहीं होगा या फिर इस पॉइंट पर वह साइलेंट या मौन है, तो सरकारी कर्मचारी को उसी वेतन को प्राप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए जिसे वह अन्यथा साधारणतः प्राप्त करता अगर उसका रिडक्शन नहीं हुआ होता। तो यदि हालांकि रिडक्शन से ठीक पहले उसके प्राप्त किया गया वेतन दक्षता बार यानी एफिशिएंसी बार से कम था, तो उसे FR 25 के प्रावधानों के तहत उस बार को पार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दूसरा, अगर आदेश ये निर्दिष्ट करता है कि रिडक्शन की अवधि उसके भविष्य के इंक्रीमेंट्स को किसी निर्दिष्ट अवधि तक पोस्टपोन करेगी जिसकी अवधि उसके निचले पद या ग्रेड में रिडक्शन की अवधि से अधिक न हो, उस स्थिति में सरकारी कर्मचारी के बहाली यानी रिस्टोरेशन पर ऊपर उल्लिखित 1 के अनुसार उसका वेतन तय किया जाएगा, परंतु वह भी उन इंक्रीमेंट्स को गिनने के बाद जिनको दंड वाली अवधि के तहत पोस्टपोन किया गया था। उन मामलों में जहां निचले पद या ग्रेड में रिडक्शन अनिर्दिष्ट अवधि के लिए है और अगर सरकारी कर्मचारी को सामान्य स्थिति के हिसाब से उच्च पद पर पुनः नियुक्त किया जाता है, तो उस उच्च पद में वेतन केवल वेतन निर्धारण यानी पे फिक्सेशन से संबंधित सामान्य नियमों के अनुसार रेगुलेट किया जाएगा। कार्मिक और प्रशिक्षण महानिदेश यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के निर्देश। वेतन वृद्धि जिसका एक्रूअल तात्कालिक है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सामान्य उद्देश्य में FR 29(1) के अनुसार रिडक्शन की अवधि के दौरान कोई भी वेतन वृद्धि को प्रदान करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इसी दृष्टिकोण से रिडक्शन के आदेश का एक विशिष्ट रूप निर्धारित किया गया है। अगर हालांकि अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने विशेष रूप से ये निर्दिष्ट किए बिना कि अधिकारी एक विशेष स्तर तक घटा हुआ है, प्राधिकारी अपने आदेश में विशिष्ट रूप से निर्देश देता है कि अधिकारी को अमुक सालों में अमुक स्तर तक घटाया जाएगा, तो इस विषय में यह निर्णय लिया गया है कि अधिकारी को उसकी ड्यू डेट पर वेतन वृद्धि की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि समय समय पर उसका कम किया गया वेतन उसके दंड वाले आदेश में निर्धारित स्तर संख्या से कम हो, जो वेतन उस अधिकारी को अन्यथा स्वीकार्य होता अगर उस पर संचयी प्रभाव यानी क्यूमुलेटिव इफेक्ट के बिना रिडक्शन वाला दंड प्रभावी होता। तो वेतन वृद्धि को प्राप्त किया जा सकता है या नहीं, यह इस प्रकार वाले आदेश में उपयोग किए गए भाषा पर निर्भर करता है। उदाहरणतः, मान लीजिए अगर पोस्ट ऑफिस में एक क्लर्क 110, 4, 150, 5, 175, EB 7, 240 वाले पे स्केल में 150 रुपये प्राप्त कर रहा था और उसको 1 जनवरी 1964 में 2 साल के लिए 2 चरणों तक उसे घटा दिया जाता है, तो वह 1 जनवरी 1965 में 146 रुपये पाने का हकदार होगा और 1966 में 150 रुपये। दूसरी ओर अगर उसको 2 साल के लिए 142 रुपये वाले चरण तक घटा दिया जाता है, तो 1 जनवरी 1965 को वो 146 रुपये पाने का हकदार नहीं होगा। प्रथम दंड के चलने के दौरान लगाए गए दूसरे दंड को अमल में लाना। एक सवाल यह भी उठाया गया है कि सरकारी कर्मचारी पर लगाए जाने वाले दंड को कैसे लागू किया जाए जब उस पर पिछली कार्रवाई वाला दंड पहले से ही चल रहा है। दूसरे शब्दों में, जब सरकारी कर्मचारी के खिलाफ लगाया गया पहला दंड निचली ग्रेड वाला हो और उस पर पहले वाले दंड के चलते हुए दूसरा दंड उच्च ग्रेड वाला लगाया जाता है, तो इसकी सामान्य प्रक्रिया यही होनी चाहिए कि जब भी कोई अनुशासनात्मक मामला पहले वाले दंड के चलन के दौरान सामने आ जाता है, तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी यानी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को दंड वाले आदेश में यह स्पष्ट रूप से इंगित करना चाहिए
कि क्या दो दंड साथ साथ चलेंगे या फिर बाद वाला दंड पहले वाले दंड की समाप्ति के बाद ही लागू किए जाएंगे। यह निर्णय लिया गया है कि जहां हालांकि ऐसा कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया है, दो दंड साथ ही चलने चाहिए और बड़ा वाला दंड भले ही उसका आदेश बाद में दिया गया हो, उसे तुरंत लागू किया जाना चाहिए और उसकी अवधि समाप्त होने के बाद यदि पहले के दंड वाली अवधि यानी कम सजा वाली अवधि अभी भी जारी है, उसे बची हुई अवधि तक के लिए लागू किया जा सकता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित उदाहरण और प्रकाश डालेगा। अगर मान लिया जाए कि एक अधिकारी को 1 दिसंबर 1977 के आदेश के अनुरूप 1 जनवरी 1978 से 4 साल के लिए 425 से 640 रुपए वाले पे स्केल में 425 रुपए वाले न्यूनतम चरण तक उसका रिडक्शन किया जाता है। उसके खिलाफ एक और सजा 25 जून 1978 को जारी किया गया था, जिसमें उसे निचले चरण वाले ग्रेड के 425 662 रुपए वाले स्केल से 260 480 रुपए वाले टाइम स्केल वाले चरण में 396 रुपए के वेतन वाले चरण तक उसका रिडक्शन होता है, जो कि 1 जुलाई 1978 से प्रभावी होगा। इस मामले में यह देखा जा सकता है कि पहली सजा 1 जनवरी 1978 से 31 दिसंबर 1981 तक की है और दूसरी सजा जो कि बड़ी वाली है वो 1 जुलाई 1978 से 30 जून 1981 तक की है। बड़े दंड वाली पहली सजा को लागू करने के दौरान दूसरी सजा जो कि बड़ी वाली है वह 1 जुलाई 1978 से लागू हो जाएगा और 30 जून 1981 तक चलता रहेगा। शेष अवधि के लिए जो कि 1 जुलाई 1981 से 31 दिसंबर 1981 है, पहला दंड साथ साथ चलता हुआ माना जाएगा। प्रशासनिक निर्देश। निचली सेवा ग्रेड या पद या निचले समय पैमाने या टाइम स्केल पर रिडक्शन के आदेशों के परिणामों के बारे में कुछ संदेह उत्पन्न हुए हैं और यह भी पाया गया है कि ऐसे रिडक्शन के परिणामों का निर्धारण करने में कोई एकरूपता का पालन नहीं किया जा रहा है। जहां ऐसे आदेश लागू किए जाते हैं वहां दो सवाल अक्सर विचार के लिए उठते हैं, जो कि है दंड दिए गए सरकारी कर्मचारी को कब पुनः पदोन्नति यानी री प्रमोशन का हकदार माना जाएगा और री प्रमोशन पर ऐसे सरकारी कर्मचारी की वरिष्ठता यानी सीनियरिटी को कैसे निर्धारित किया जाएगा। दूसरा, निचली सेवा ग्रेड या पद या फिर निचले टाइम स्केल में रिडक्शन का दंड लगाने वाला आदेश रिडक्शन की अवधि को निर्दिष्ट कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है। जहां आदेश में रिडक्शन की अवधि को निर्दिष्ट नहीं किया गया है और उसके साथ ये आदेश भी है कि सरकारी कर्मचारी को स्थायी रूप से प्रमोशन के लिए अनफिट घोषित किया हुआ है, वहां ऑब्वियसली रिप्रमोशन वाला प्रश्न नहीं उठेगा। दूसरे मामलों में जहां रिडक्शन की अवधि को निर्दिष्ट नहीं किया गया है, एक सरकारी कर्मचारी को एक अनिश्चित अवधि तक के लिए रिड्यूस माना जाएगा, अर्थात उस तिथि तक जिसमें उसके रिडक्शन की अवधि के पश्चात उसके परफॉर्मेंस के आधार पर उसे प्रमोशन के लिए फिट माना जा सकता है। री प्रमोशन पर ऐसे सरकारी कर्मचारी की वरिष्ठता को फिर से प्रमोशन की तारीख से निर्धारित किया जाना चाहिए। ऐसे सभी मामलों में व्यक्ति पूरी तरह से उच्च सेवा ग्रेड या पद पर अपनी मूल वरिष्ठता यानी ओरिजिनल सीनियरिटी खो देता है। री प्रमोशन पर ऐसे सरकारी कर्मचारियों की वरिष्ठता उसके रिडक्शन से पहले की सेवा ग्रेड या पद पर उसके द्वारा प्रदान की गई सेवा को ध्यान दिए बिना उसके री प्रमोशन की तारीख से तय किया जाना चाहिए। तीसरा, एक अधिक सामान्य प्रणाली यह है कि रिडक्शन की अवधि को निर्दिष्ट किया जाए और सिवाय इसके कि जब सरकारी कर्मचारी को प्रमोशन से परमानेंटली वंचित करने का इरादा हो तो यह एक बेहतर प्रणाली है। उसी प्रकार से यह कानून और वित्त मंत्रालय के परामर्श से तय किया गया है कि भविष्य में निचली सेवा ग्रेड या पद या फिर निचले टाइम स्केल पर रिडक्शन की सजा लगाने वाले आदेश में निम्नलिखित को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। जब तक स्पष्ट इरादा ना हो, रिडक्शन की अवधि जिसे या तो स्थायी या फिर अनिश्चित अवधि तक किया जाना चाहिए और क्या ऐसे रिप्रमोशन पर सरकारी कर्मचारी उच्च सेवा ग्रेड या पद या उच्च टाइम स्केल पर अपनी मूल वरिष्ठता प्राप्त करेगा जो कि उसे दंड लगाने से पहले सौंपा गया था। उन मामलों में जहां रिडक्शन एक निर्दिष्ट अवधि के लिए है और वह भविष्य के वेतन वृद्धि को पोस्टपोन करने का काम नहीं करती, तो जब तक सजा का आदेश कोई और शर्त नहीं रखती, उस स्थिति में सरकारी कर्मचारी की वरिष्ठता को उच्च सेवा ग्रेड या पद या फिर उच्च टाइम स्केल पर स्थापित किया जा सकता है जो कि उसे प्राप्त होता अगर उसका रिडक्शन नहीं हुआ होता। तो जहां रिडक्शन एक निर्दिष्ट अवधि के लिए है और वह भविष्य में मिलने वाले वेतन वृद्धि को पोस्टपोन करती है, तो जब तक सजा का आदेश कोई और शर्तें नहीं रखती, उस स्थिति में री प्रमोशन पर सरकारी कर्मचारी की वरिष्ठता को उसके द्वारा उच्च सेवा ग्रेड या पद
या फिर उच्च टाइम स्केल में प्रदान की गई सेवा की अवधि का क्रेडिट लेकर वरिष्ठता का निर्धारण करना चाहिए। यदि रिडक्शन वाले आदेश में अनिश्चित अवधि का इरादा रखा जाता है, तो आदेश निम्नलिखित तरीके से तैयार किया जाना चाहिए। ए को एक्स के निचले पद या ग्रेड या सेवा तक रिड्यूस किया जाता है जब तक कि वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा वाई के उच्च पद या ग्रेड या सेवा में बहाल यानी रिस्टोर होने के लायक नहीं पाया जाता। उन मामलों में जहां ये इरादा रखा जाता है कि सरकारी कर्मचारी को रिप्रमोशन या फिर मूल स्थिति में बहाली के लिए फिटनेस पर विचार एक निर्दिष्ट अवधि के बाद किया जाएगा, तो वह आदेश निम्नलिखित तरीके से दिया जाएगा। ए को एक्स के निचले पद या ग्रेड या सेवा में रिड्यूस किया जाता है जब तक कि वह फिट नहीं पाया जाता। उसके आदेश की तारीख से डैश वर्षों की अवधि के पश्चात उसका वाई वाले उच्च पद पर बहाली कर दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही साथियों। आपको वेतन से जुड़े एफआरएसआर के बारे में और जानकारी लेनी है या लीव रूल्स के बारे में अधिक जानना है, तो अपनी चॉइस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। धन्यवाद साथियों।